Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today's topic is structure and types of RNA. We have already discussed about the nucleic acid and the structure of DNA. So just give a quick review of the previous lesson what we have read. So nucleic acid was first observed by Frederick Meiser in 1869, but he named that nucleic acid as nuclein. Okay, but that nuclein term was replaced by Altman, okay, in 1889 as nucleic acid. Okay, and your DNA is consist of deoxyribose sugar and a nitrogenous base and your phosphoric acid. Okay, and we have already discussed about the why DNA is negatively charged, that is for phosphate group, and why the antiparallel nature occur due to the sugar orientation and your phosphodiester bond, and why DNA is more stable than RNA cause of the second carbon position contain your hydrogen group, but in RNA that is your hydroxyl group. Okay, as we have already discussed about all these things, today we are going to study about the RNA. So the composition of RNA में आपका क्या क्या आता है? पहला है जो आपका नाइट्रोजनस बेस रहता है वो पता है, और फॉस्फोरिक एसिड रहता है, और आपका राइबोज शुगर रहता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जो आपका पेंटोज शुगर है वो है आपका राइबोज शुगर. ओके, तो राइबोज शुगर में मैं क्या बता चुकी हूँ आपको, जो जैसे आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या होता है था, आपकी सेकेंड कार्बन एटम में ओनली हाइड्रोजन एटम रहता था. ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका आरएनए में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओएस ग्रुप रहता है. ठीक है, तो इसकी वजह से जो आरएनए आपका स्टेबल नहीं हो पाया एज कम्पेयर टू डीएनए. तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप रह गया आपका जो ओएस ग्रुप. ओके, तो मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मीन्स द मॉलिक्यूल इज मोर रिएक्टिव. तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अब जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, बेसिक इंपोर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है, जो आपका नाइट्रोजनस बेस है. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस में आपका जो डीएनए में थायमिन था वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, आरएनए में आपका यूरासिल रहेगा. ठीक है, और बाकी सारा चीज वैसे ही सेम ही रहेगा. तो यहाँ पे भी उसी की तरह आपका C1 यानी कि कार्बन नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन में आपका नाइट्रोजनस बेस आके अटैच होगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. और आपका जो फिफ्थ कार्बन यहाँ पे रहेगा, फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन में आपका फॉस्फोरिक एसिड आके अटैच होगा. तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ओके, तो चलते हैं हम अभी आपका टाइप्स ऑफ आरएनए में. तो यहाँ पे जो आपका टाइप्स ऑफ आरएनए है, बेसिकली 3 आरएनए है, आपको पता ही होगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए. तो ये जो आरएनए को क्लासिफाई किया गया है, कौन सी बेसिस में क्लासिफाई किया गया, उनकी फंक्शन को लेके. तो एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या, आपका मैसेंजर आरएनए. ओके, तो मैसेंजर का काम क्या होता है कि मैसेज लेके आना. तो ये को किस चीज की मैसेज लेके आता है और कहाँ से लेके आता है ये हमें जानना है. ठीक है, तो आपका जो मैसेंजर आरएनए है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर पहले वो बनता है. ठीक है, इस चीज को एकदम से ध्यान से याद रखिए कि आपका जो यूकैरियोटिक सेल में आपका एमआरएनए न्यूक्लियस में बनेगा, फिर वो आपका साइटोप्लाज्म में आएगा. तो मैसेंजर आरएनए जो है ये क्या करता है, आपका जो इंफॉर्मेशन रहता है ये डीएनए से वो इंफॉर्मेशन लेके आता है, कहाँ तक ना, राइबोसोम तक लेके आते हैं, और वहां पे वो किस चीज में हेल्प करता है, आपको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है, तो आरआरएनए जो हो गया वो क्या है, आपका जो राइबोसोम के साथ अटैच होकर रहता है. और टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या है आपका, ट्रांसफर आरएनए. ओके, आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, तो टीआरएनए क्या करते हैं, वो आपका जो अमीनो एसिड रहेगा, आप जब हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे एक एंटीकोडन आर्म रहते हैं कि कौन सी अमीनो एसिड मतलब फॉर्म होगा वो उसका कोड लेके आता है, तो ये ट्रांसफर करता है, इसी के लिए इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं. ठीक है, तो आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आपका एमआरएनए का स्ट्रक्चर क्या है. जिससे आपका ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर और ये जो कॉन्सेप्ट पहले एमआरएनए के बारे में सोचना, ये कॉन्सेप्ट पहले जैकब एंड मोनार्ड ने दिए थे. कब दिए थे, 1961 में. तो वो कॉन्सेप्ट क्या था, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि वो ये था कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए में एक कोड रहता है और राइबोसोम में क्या होता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है. तो ये जो इंफॉर्मेशन डीएनए से कैरी करके राइबोसोम तक पहुंचाना और फिर प्रोटीन सिंथेसिस करना, ये जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से कहाँ से मैसेज आता है, फिर क्या हो, मतलब
क्या होता है, उसका कोड क्या होता है, और जो बनता है प्रोटीन सिंथेसिस वो सब क्या होता है और किस तरीके से होता है, ये जो कॉन्सेप्ट हो गया ये जैकब और मोनार्ड ने दिए थे। कब दिए थे? 1961 में। ठीक है, तो अब हम उसके अंदर और डिटेल्स में जाएंगे स्ट्रक्चर के पास। तो उससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि आपका जो mRNA है पहले वो बनता कैसे है। तो ये तो जो पूरा प्रोसेस है आपका डीएनए से आरएनए बनना, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो उस प्रोसेस के बारे में हम इन डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी जो है आपका जो बेसिक है वो हम बता देते हैं थोड़ा सा, कि जो आपका डीएनए है उसी से आपका डीएनए का एक टेम्पलेट स्ट्रैंड आपका ट्रांसक्राइब होगा और वो आरएनए बनेगा। तो किस तरीके से जो ट्रांसक्राइब होगा, जैसे हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको डीएनए की एक स्ट्रैंड का कोड, जो कोडन है वो पता होगा, तब दूसरे स्ट्रैंड की भी कोड लिख सकते हो, जो नाइट्रोजनस बेसिस को लेके रहता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी आपका आरएनए फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक जो चीज है वो क्या है, आपका डीएनए में जैसे थायमिन था, यहाँ पे यूरासिल रहेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से पहले आपका जो हो गया क्या, आरएनए बन गया। लेकिन ये जो आरएनए है ये हाईली अनस्टेबल रहता है। ठीक है, ये बहुत ही अनस्टेबल है, और ये जो पहला जो आरएनए बन गया इसको हम बोलते हैं एचएन आरएनए, ये याद रखिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एचएन आरएनए। तो यहाँ पे होता है क्या है, आपका जो मतलब डीएनए में आपका जो एक्सोन इंट्रोन रहता है वो सारा चीज यहीं पे रहता है। ठीक है, आपका ये जो आरएनए में, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ कोडिंग रीजन चाहिए, क्योंकि जो एक्सप्रेशन होता है किस चीज की, जो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन ही होता है किसी एक कोड का। तो ये जो चीज है आपकी जो एक्सप्रेशन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको सिर्फ एक्सोन ही चाहिए, क्योंकि एक्सोन को कोडिंग रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, और इंट्रोन को आपका नॉन कोडिंग रीजन बोलते हैं। तो इसीलिए हमें पहले इंट्रोन को अलग करना पड़ेगा। वो जो एचएनआरएनए हो गया उसी से हमें पहले इंट्रोन को अलग करना पड़ेगा। तो वो जो अलग करेंगे तो कट करना पड़ेगा, तो कट करके फिर हम अलग करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक्सोन ही चाहिए, और एक्सोन के साथ इंट्रोन मिलके एक धागे में है। सपोज आप सोच लीजिए कि एक रेड और ब्लू कलर का मिक्स वाला धागा है, तो आपको सिर्फ ब्लू कलर चाहिए, तो क्या करोगे आप, पहले वो रेड को, वो तो एक ही धागा में पूरा वो जो कलर है ना डिफरेंट डिफरेंट मतलब सेगमेंट में, तो आप पहले क्या करोगे, वो सारे को एक 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 ईच कट करोगे। फिर अगर आपको ब्लू धागा चाहिए, मतलब ब्लू कलर का धागा बनाना है आपको, तो क्या करोगे, फिर जो आप अलग अलग किए हो उनमें से ब्लू कलर को चुनोगे और फिर ब्लू कलर को ज्वाइन कर लोगे। ठीक उसी तरह एमआरएनए भी उसी तरह का होता है, बनता है। तो एचएनआरएनए में पहले जो एक्सोन इंट्रोन सारा चीज है उसको पहले कट किया जाता है। तो मतलब कट कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे जो कट होता है वो एक एंजाइम करता है, उसको बोलते हैं हम एंडोन्यूक्लिएज। ओके, और ये जो कटिंग प्रोसेस रहेगा इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग और आरएनए स्प्लाइसिंग, क्योंकि आरएनए कट हो रहा है तो इसको बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। तो ये कौन करता है, आपका एंडोन्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो अब हो गया कटिंग प्रोसेस। फिर हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सोन ही चाहिए, इंट्रोन तो चाहिए ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम उसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन किस तरीके से करेंगे, जैसे मैं ब्लू धागे के बारे में बताई थी, तो अगर हमें सिर्फ एक्सोन ही चाहिए तो एक्सोन 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 को हम ज्वाइन करेंगे। तो वो किस चीज से ज्वाइन होगा, एक एंजाइम होता है उसका नाम है आपका लाइगेज एंजाइम। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम के जरिए वो आपका एक्सोन 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 सारा ज्वाइंट हो गया, और वो हो गया आपका एक्सोन, और कोडिंग रीजन हमें मिल गया जो हमें जरूरत है। तो अब क्या होगा कि इसको हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग। सपोज जैसे कि मतलब मेडिसिन, कुछ दवाई हो गया, आप देखे होंगे कि मतलब एक कवर कैप्सूल जो होता है उसके अंदर छोटे 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 टुकड़े टुकड़े दाना दाना टाइप का रहता है। तो वो जो दाना दाना टाइप को वो मतलब कवर के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो अच्छे से रह जाए उतने में और कहीं पे बिखरे ना। तो उसी तरीके से ये जो अनस्टेबल चीज को हम स्टेबल और पैक्ड करने के लिए क्या करेंगे, कैपिंग और टेलिंग करेंगे। तो कैपिंग में हम क्या करेंगे, हमेशा एक चीज याद रखिए, आपका जो कैपिंग होता है वो हमेशा आपका 5 प्राइम एंड में ही होगा। ओके, ये 5 प्राइम एंड क्या है, 3 प्राइम एंड क्या है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्यों ये इसको 5 प्राइम एंड बोला गया, क्यों 3 प्राइम एंड बोला गया, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो 5 प्राइम एंड पे हम कैप एक कैप ऐड करेंगे,
तब वो किस चीज का होगा आपका, वो होगा मिथाइलेटेड गुआनाइन का। ओके, और मिथाइल गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो मिथाइल गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट का एक हम कैप लगा देंगे। ठीक है, तो फिर टेलिंग में क्या करेंगे हम, पॉली एडेनाइलेटेड रेसिड्यू 100 से आपका 200 तक का, ऐसे बहुत सारे रेसिड्यू, मतलब आपका एडेनाइन जो होता है, एडेनिलेशन बोलते हैं उसको, पॉली एडेनाइलेशन बोलते हैं, एडेनाइलेटेड मतलब बोलते हैं, वो रेसिड्यू हम एडेनाइन का जो रेसिड्यू है उसको हम, उसके मतलब बहुत सारे रेसिड्यू हम उसको ऐड करेंगे। कहाँ पे, आपका 3 प्राइम एंड में। ठीक है, तो 200 से 300 अराउंड आपका जो एडेनिलेटेड रेसिड्यू है हम उसको ऐड करेंगे आपका कहाँ पे, 3 प्राइम एंड में, और उसको हम क्या बोलते हैं, टेलिंग बोलते हैं। ओके, तो अब जो हमें कैप और टेल के साथ जो हमें मिला, ये हमारा स्टेबल एमआरएनए। ओके, तो अब हम आते हैं, ये बन गया कि मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए आपका किस तरीके से बन गया। ओके, तो अब हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो हो गया आपका क्या, कैप हो गया, जहां पे आपका मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है और मिथाइलेटेड गुआनाइन है। ओके, तो उसके बाद क्या रहता है आपका, ये तो कैप के बारे में पता चल गया और टेल के बारे में आपको पता चल गया। यहाँ पे आपका जो एडेनिलेटेड रेसिड्यू रहता है 200 से 300 रहता है। तो अब जो बचा है ये सारा रीजन जो है यहाँ पे, ये हो गया आपका क्या, आपका स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन है। तो पहला जो हो गया आपका, वो क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है ये सारा चीज है आपका बाकी स्ट्रक्चरल जीन। ओके, इसको किस तरीके से देखिए, ये हो गया आपका कैप, यहाँ पे है आपका मिथाइलेटेड गुआनोसाइन, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका टेल, तो टेल में क्या हो गया आपका एडेनिलेटेड रेसिड्यू पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे जो है ये वाला रीजन में आपका सबसे यहाँ पे स्टार्ट कोडन रहता है। तो स्टार्ट कोडन आपका क्या है, इसको याद रखिए, आपका AUG है आपका स्टार्ट कोडन। ठीक है, तो यहाँ पे एंड में टेल को छोड़ दीजिए, ये जो एंड रहेगा यहाँ पे रहता है आपका स्टॉप कोडन। ओके, तो स्टॉप कोडन क्या क्या है इसको नोट कर लीजिए, आपका UAG, UAA, UGA, ये है आपका स्टॉप कोडन। ओके, क्या है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, UAG, UAA, UGA, ये है आपका स्टॉप कोडन। और बाकी जो बीच में रहेगा ये वाला पोर्शन आपका, देखिए ये पोर्शन है आपका स्ट्रक्चरल जीन। ओके, ये पोर्शन हो गया आपका स्ट्रक्चरल जीन। ओके, तो ये है आपका क्या, जो एमआरएनए का स्ट्रक्चर। तो हम एक चीज और थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ये कि जो आपका ये तो एक एमआरएनए आ गया, तो इससे एक तरह की प्रोटीन, ये एक कोड को लेके आया है तो एक प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज सोचिए कि अगर हमें सेम प्रोटीन अगर 100 या 200 नंबर का चाहिए, तो वो एक ही एमआरएनए से बनेगा या फिर कुछ और होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए कि आपका जो एमआरएनए है हमेशा वो शॉर्ट लाइफ होता है, उसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। लाइफ स्पैन तो हम नहीं बोल सकते, जैसे ही आपके एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, तब वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा और डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए अगर हमें 100 प्रोटीन चाहिए तो 100 एमआरएनए बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियस में। और ये मैं पहले बोल चुकी हूँ कि यूकारियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस में एमआरएनए बनेगा, फिर वो साइटोप्लाज्म में आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका डिटेल्स about the structure of mRNA. In next video, we will discuss about the structure of rRNA and tRNA. Okay. Thank you.